student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK सर। आज का जो वीडियो है ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि ये सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों से रिलेटेड है। ट्रायंगल में जब सेंट्रॉइड की बात, इन सेंटर की बात, सरकम सेंटर की बात, आर्थो सेंटर की बात आती है और एक्स सेंटर, तो आमतौर पे स्टूडेंट को लगता है कि यार ये क्या पूछा जा रहा है, जबकि अगर इसको समझ लिया जाए तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। ये आईआईटी और जेईई मेंस के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक ही है सम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल क्लासेज या 9 to 12, यूजफुल फॉर जेईई मेंस। हम स्टार्ट करेंगे एरिया पॉलीगन से। आमतौर पे हमने देखा है कि लोग ट्रायंगल का एरिया याद रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नहीं याद रहता, पेंटागन कोई पूछ दे तो नहीं याद रहेगा। तो क्यों ना आज एक ऐसे पॉलीगन का एरिया हम लोग समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि उसमें कुछ भी आए, ट्रायंगल आए, क्वाड्रिलेटरल आए, पेंटागन आए, हेक्सागन आए, एक साथ हम निकाल सकते हैं। अगर सभी के वर्टेक्स पता हो, वर्टिसेस पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं और देखा जाए कैसे ये निकलेगा। तो सबसे पहले हम एरिया पॉलीगन की बात करते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन, अगर हम पॉलीगन का फिगर बनाएं और वो भी एन साइड वाले, एक दो साइड के नहीं, एन साइड वाले, तो देखेंगे हम लोग कि ऐसे पॉलीगन बनता है, बनता चला जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे साइड एन इज इक्वल, साइड नंबर ऑफ साइड्स कह लें, नंबर ऑफ साइड्स एन है। नंबर ऑफ साइड्स एन, और इसमें ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो एरिया का जो कंसेप्ट है, यहां प्रूफ नहीं देने वाला हूं मैं, केवल मैं फॉर्मूला बता रहा हूं बहुत आसानी से। तो एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया जस्ट हाफ यहां स्टार्ट करते हैं x1 y1 से, नीचे होगा x2 y2 और इसको ऐसे बंद कर देते हैं, प्लस y2 y3, सॉरी x2 y2 x3 y3, और ऐसे ही हम लोग आगे लिखते जाएंगे। इसको थोड़ा और इधर बना दे रहे हैं। ये पॉलीगन्स के फिगर्स हैं, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। नंबर ऑफ साइड्स यहां हम एन लिख ले रहे हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसके साइड से एन हो, तो एरिया का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चे, ताकि हम ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन किसी का भी एरिया निकाला जा सके आसानी से। यहां पे मैं लिख रहा हूं और समझते भी चलिए। हमने स्टार्ट किया, मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट x1 y1 हो, फिर b x2 y2 हो, फिर c
x3y3 हो, फिर वो आगे बढ़ता जाए और लास्ट में हम ये मान लें कि वो डॉट डॉट करके xn yn हो। तो उसी तरह से देखें, हम स्टार्ट करेंगे x1 y1 x2 y2, फिर x2 y2 x3 y3, फिर हम आगे बढ़ेंगे x3 y3 और x4 y4, और हम डॉट डॉट करते हुए चलेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि x टू दी पावर n माइनस 1, y टू दी पावर n माइनस 1 और x टू दी पावर n, y टू दी पावर n, और अंतिम जो होगा वो प्लस करके होगा ये x टू दी पावर n, y टू दी पावर n। और एक बात ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं अंत में x1 y1 जरूर होगा। तो अगर हम साइड यानी n इज इक्वल टू अगर 3 ले लिया जाए, अगर n इज इक्वल टू 3 ले लिया तो हमारा जो पॉलीगन होगा वो कैसा होगा, ये हमारा जो पॉलीगन होगा वो ट्रायंगल होगा। यानी हमारे पास अगर हम ट्रायंगल की बात करें x1 y1, b x2 y2 और c जो है x3 y3 की बात करते हैं, तो इसका एरिया हम लोग कई तरीके से जानते हैं। पहले हम इस तरीके की बात करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये जो फॉर्मूला है हम आसानी से समझ जाएं। तो एरिया ऑफ पॉलीगन इसके हिसाब से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट हाफ, हम लोग स्टार्ट करेंगे x1 y1 x2 y2, दूसरा x2 y2 x3 y3 और प्लस होगा x3 y3 और x1 y1। ये हमने कहा था कि लास्ट में x1 y1 जरूर होगा। यहां भी देखिए x1 y1 है और 3 साइड है, तो 1 2 3 तरह के डब्बे मिलेंगे आपको, और यहां लास्ट में x1 y1 जरूर मिलेगा। और अब तक जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते आए, हमने ही बताया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल समझने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूले की बात करते हैं, x1 x2 और x3, y1 y2 और y3। और यहां से हम एक और आसान तरीका लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद करने का तरीका जस्ट हाफ ब्रैकेट में, अगर हम x1 को लेते हैं तो इसके नीचे y1 को हम भूल जाएंगे, y1 को भूल जाएंगे, y2 माइनस y3, तो लिखेंगे y2 माइनस y3, प्लस अगर x2 को लेते हैं हम लोग तो y1 को हम कट करेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। और अगर हम लोग x3 को लेते हैं तो y3 कट कर देंगे, तब क्या होगा, y1 माइनस y2 होगा। इस तरह से ये जो n साइड वाला पॉलीगन है, हमने अगर n बराबर 3 लिया तो देखिए x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 और फिर x3 y3 और यहां पावर 4 की बजाय x1 y1 होगा, क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया हुआ है। और यदि हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस होते हैं, स्टार्ट करते हैं A से, x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 और D जो होगा x4 y4 होगा। और इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है, यूं तो इसके रास्ते दो हो सकते हैं कि अगर हम इस डायगोनल को मिला दें तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल करके जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा आसानी से। लेकिन हम दो ट्रायंगल दो बार निकालें, इससे अच्छा है कि हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करें
और हम आसानी से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू जस्ट हाफ, यहां लिखेंगे x1 y1 और x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 और x4 y4 प्लस, अब लास्ट करना है तो y4, तो यहां होगा x4 y4 x1 y1, मतलब कुछ भी करेंगे लास्ट में यहां पे x1 y1 को लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से हम एरिया किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी, जहां जो भी एरिया निकालना चाहते हैं हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ पॉलीगन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले के आधार पर इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल हो गया, पॉलीगन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जरा मैं इसे मिटा करके एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूं आपको। अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले लें, ये तो n तक गया हुआ है, n इज इक्वल टू, रुकिए हम इसको ही मिटाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ पॉलीगन n साइड्स, ये ऐसा पॉलीगन है जो n साइड रखता है, तो इसका जो एरिया होगा जस्ट हाफ, यहां से स्टार्ट करेंगे x1 y1 और x2 y2, फिर x2 y2 और x3 y3, फिर x3 y3 और x4 y4, यहां से डॉट डॉट करते हुए हम लोग xn-1 yn-1 xn और yn होगा, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे x टू द पावर n और yn x1 y1। ये लास्ट में हमने कहा कि x1 y1 जरूर होगा, और फिर ये किसी भी पॉलीगन के लिए सत्य है और सही है। अब मैं n इज इक्वल टू 3 लेते ही ये ट्रायंगल बन जाएगा, पॉलीगन जो होगा ये पॉलीगन ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट हाफ, फिर वहां x1 y1 और x2 y2 होगा, फिर x2 y2 और x3 y3 होगा। क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते तो ये 3 तक ही चलेंगे हम लोग, x3 y3 और x1 y1 जरूर होगा। और अगर हम लोग n इज इक्वल टू 4 ले लें तो क्या होगा, एरिया ऑफ पॉलीगन जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, n4 का मतलब क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब कहां तक हमें जाना होगा, 4 तक जाना होगा। तो x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 होंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे x4 y4, नीचे x1 y1 जरूर लास्ट में होगा। अब इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल एरिया किसी का भी निकाल सकते हैं। अब जरा मैं एक डाटा ले लेता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं,
मान लीजिए 0.32 है, दूसरा पॉइंट है बी 6 और 5 है, तीसरा एक पॉइंट हम सी ले रहे हैं हम ले रहे हैं 6, कुछ और लेते हैं 5 और 4 ले लेते हैं, और एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लेते हैं जो डी है वो 3 4 ले लेते हैं, 3 2 और 3 4। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो देखें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जस्ट हाफ, पहले तो हम लिख जाएं x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 नीचे लिखते हैं, जगह नहीं मिलेगा, प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 और x1 y1 बंद कर देते हैं हम लोग। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू लेते हैं अब देखिए जस्ट हाफ, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x3 y3 और ये हो गया x4 y4। चलिए ये रखना भी आसान है, x1 y1 यानी 3 2, x2 y2 6 5 प्लस x2 y2 6 5 x3 y3 5 4 और x4 y4 3 4 और x1 y1 लास्ट में देखिए कुछ छूट रहा है, x1 y1 x2 y2 x2 और x3 y3 हो गया, फिर x3 y3 लेंगे, सॉरी x3 y3 और x4 y4 यानी 3 4 और लास्ट में होगा 3 4 और x1 y1 का मतलब हो गया 3 2। लास्ट में हम लिख रहे हैं 3 4 और 3 2, बंद कर दे रहे हैं। अब इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए, इसको सॉल्व भी ऐसे करेंगे हम लोग जस्ट हाफ। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 और -6 2, तो देखें 3 5 15 -6 2 12 प्लस ये देखिए 6 4 जा 24 -5 5 जा 25 प्लस 5 4 जा 20 -3 4 जा 12 प्लस ये होगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये फाइनल हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद हम यहां लिखते हैं जस्ट हाफ, सॉल्व करिए, 15 - 12 कितना होगा 3 प्लस
24 माइनस 25 -1 होगा, प्लस 20 माइनस 12 8 होगा, प्लस 6 माइनस 12 -6 हो जाएगा। अब यहां देखिए जस्ट हाफ कैलकुलेट कर लीजिए। -6 -1 कितना होगा, -7, और -7 8 से माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 1, और 1 3 4 होगा 4, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये यूनिट एरिया होगा, यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मात्र 5, देखिए 1 2 3 और 4 लाइन में निकाल सकते हैं। उस तरह से अगर आपको देखना होगा तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एरिया निकालने के लिए आपको कम से कम 2 बार ट्रायंगल का एरिया फिर जोड़िए, फिर आगे निकालिए, इस तरह से होगा। और ये फॉर्मूला चमत्कारिक फॉर्मूला है, हम आसानी से इस फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, ट्रायंगल हो, किसी का भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और कितना आसान है कैलकुलेशन। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एरिया निकाला जा सकता है आसानी से। अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, ये दोनों एक ही चीज है, सेंट्रॉइड। और ये किसी किसी ट्रायंगल में ही होता है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि दरअसल सेंट्रॉइड होता क्या है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, मीडियन को भी समझना होगा आपको। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो मीडियन होता है। अभी मैं मिला के दिखा रहा हूं आपको। और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत ही सिंपल है बच्चों। सेंट्रॉइड, फिर से समझ लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल सेंट्रॉइड कहलाता है। और उसको और इजी भाषा में समझना चाहें तो जो तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इजी का मतलब हिंदी में थोड़ा आसान दिखता है बहुत सारे बच्चों को। तो सबसे पहले तो मीडियन की बात करते हैं। कोई भी मीडियन अगर होगा तो इस वर्टेक्स से अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, अगर डी हम मिड पॉइंट मान लें और इसको मिलाते ही ये मीडियंस हो जाएगा, ये मीडियन हो गया। इसका मिड पॉइंट चूज कर लिया जाए ई, और बी से इसको मिला दिया जाए तो ये भी क्या है, मीडियन है। और ये जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, यही सेंट्रॉइड जी से डिनोट करते हैं। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से सेंट्रॉइड जी होगा। तो ये मीडियंस हो गए। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते तो मीडियंस। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम सेंट्रॉइड कहते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक और खास बात कि कोई भी जो मीडियंस होते हैं एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं, 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी 2:1 होगा, ये जो मिला देते ये भी 2:1 होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब जरा देखिए कि सेंट्रॉइड हम कैसे फाइंड करेंगे। सेक्शन फार्मूला हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम ये क्या है, डी मिड पॉइंट है, यानी बीसी का डी मिड पॉइंट है। और हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर बी और सी का मिड पॉइंट डी है तो बी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा x2 x3 का हाफ होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा y2 y3 का हाफ होगा। तो देखिए मैं लिख भी रहा हूं कि इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x3 का हाफ और y2 प्लस y3 का हाफ होगा। ये तो मिड पॉइंट हो गया। अब ये भी पता है और डी भी पता है, और ये भी हमको पता है कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है कि जी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूले का सहारा लेंगे बच्चों। सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो देखिए इसको मैं थोड़ा इजी करता हूं। यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं, ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये डी है जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है x2 प्लस x3 अपान 2 और y2 प्लस y3 अपान 2, और g इसको 2:1 में डिवाइड करता है। और g का जो कोऑर्डिनेट है जो हमें फाइंड करना x y, वो कैसे फाइंड होगा? सेक्शन फार्मूला लगाइए, वेरी सिंपल, कुछ नहीं सोचना है, सेक्शन फार्मूला। और इसके लिए हम एक हमने ट्रिक भी बताया था सेक्शन फार्मूला का कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो अगर हम इसको लिख दें कि ये m1 है और ये m2 है, x1 y1 और x2 y2 दिख रहा है आपको। तो सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे किसका? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और सेंट्रॉइड जी के लिए फॉर जी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x इज इक्वल टू देखिए m1 x2, m1 का मतलब 2 और x2 का मतलब होगा x2 प्लस x3 अपान 2 प्लस m2 x1, क्या m2 x1, m2 1 है और x1 x1 ही है, अपान m1 प्लस m2, सिंपल। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा क्या? इसको पहले हमने लिख रहे हैं x1 और ये दोनों खाली हो गए, 2 नीचे गायब हो गया, x3 अपान 3 हो गया, वेरी सिंपल। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आइए y के लिए चलते हैं। तो y अगर है y तो क्या होगा? फिर से वही बात कि m1 x y2, m1 क्या है 2 और y2 क्या है y2 प्लस y3 अपान 2, m2 1 है और y1 क्या है y1 दिया हुआ है अपान 2 प्लस 1। तो फाइनली क्या हुआ? देखिए फिर से 2 कैंसिल होगा और y1 को हम पहले लिख ले रहे हैं y1 y2 और y3 अपान 3। तो आपने क्या देखा कि इनका जो कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। अब देखिए कितना आसान है। अगर किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल, इसी की वैल्यू हम पुट करते हैं, वैल्यू रखते हैं कुछ, हम लिखते हैं 4 2, हम आगे लिखते हैं 7 3, हम आगे लिखते हैं 5 4। हमने पॉइंट ए को ले लिया 4 2, बी को ले लिया 7 3 और सी को ले लिया 5 4। एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? अब वैल्यू रखिए, देखिए कितने सिंपल है।
इसका जो सेंट्रॉयड होगा, सेंट्रॉयड x बराबर क्या हो जाएगा, x1 4, x2 7, 4 प्लस 7 और x3 क्या है 5 अपान 3, कितना हुआ 7 5 12 और 4 16, 16/3। और y क्या हुआ, y देख लीजिए, y1 y2 y1 2 y2 3 और y3 क्या है 4 अपान 3। तो 3 2 5 4 9, 9/3 बराबर 3। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 16/3 और 3। सिंपल। तो कठिनाई नहीं है बच्चों, अगर आप उस बात को समझते हो तो सेंट्रॉयड एकदम कठिन है। देखिए हमने आपके सामने प्रूव भी कर दिया और एक एग्जांपल लेके आपको बता भी दिया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। किसी भी परीक्षा में किसी भी परीक्षा में ये अपने आप आ जाता है, किसी भी सवाल के अंदर आ सकता है। आईआईटी के लिए, जेईई मेंस के लिए, इंटरमीडिएट के किसी सवाल में अपने आप आ जाता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। अब देखिए हम दूसरी बात इन सेंटर की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सेंटर का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होने लगती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इन सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, आर्थो सेंटर हो, एक्स सेंटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।